हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। जो चैप्टर नंबर 1 है वो बेस्ट सेलर एंड जेनर फिक्शन है। उसके अंदर हम रुस्किन बॉन्ड की जो बुक है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये पहला पार्ट है इस वीडियो का, इस चैप्टर का। तो आप इस पार्ट को जरूर देखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश बुक का जो आपका चैप्टर का नाम है वो है बेस्ट सेलर्स एंड जेनर फिक्शन। जो आपकी यूनिट 1 उसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा वो है रुस्किन बॉन्ड, ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला, जो कि लिखा गया है रुस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, रुस्किन बॉन्ड काफ़ी फेमस बुक सीरीज़ है जिसके अंदर काफ़ी सारी बुक्स हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है, जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फिक्शन। फिक्शन क्या है? फिक्शन इज़ अ वर्क ऑफ क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड ऑन द राइटर्स इमेजिनेशन इंस्टेड ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, फिक्शन राइटिंग क्या है? एक राइटिंग स्किल है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, जो कि राइटर के इमेजिनरी ब्रेन पे डिपेंड होती है। ठीक है, कि जो लेखक है वो क्या सोच रहा है, उसके ऊपर वो क्या लिखना चाहता है। ठीक है, ना कि वो किस पे बेस्ड होती है, फैक्ट्स पे। वो इमेजिनेशन पे, ठीक है, उनकी सोच पर निर्भर होती है। विद इन द बोर्ड रूबिक ऑफ फिक्शन आई केम्स फ्रॉम वेरियस जेनर एंड सब जेनरस लाइक नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, प्ले एक्सेट्रा। ठीक है, जो फिक्शन है वो काफ़ी सारे वेरियस कैटेगरीज में आते हैं। फिक्शन की भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं। उसके अंतर्गत आपको सब फिक्शंस देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा? आपको मिलेगा नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, प्ले, ये सब आप फिक्शन के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है जॉनरा is a term used for classification of different work of literature into categories like poetry, drama and prose। ठीक है, जो फिक्शन है उसमें एक जॉनरा आता है। इट इज़ अ टर्म टू यूज़। ये एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं किस लिए? क्लासिफिकेशन करने के लिए, बंटवारा करने के लिए। और डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स, लिटरेचर में काफ़ी सारे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, लिटरेचर में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पोइट्री होती है, ड्रामा होता है, पोर्स होता है। ठीक है, तो इन सब को क्लासिफिकेशन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फिक्शन का, जेनर का। अब आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्शन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। इसके कुल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स अराउंड कुछ बताए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिक्शन इज़ नॉट रियल। जो फिक्शन होता है वो सच नहीं होता। हाउएवर द एलिमेंट ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी बोथ आर प्रेजेंट इन एनी वर्क ऑफ फिक्शन। फिक्शन के अंतर्गत दोनों काम, रियलिटी भी हो सकती है और इमेजिनेशन भी हो सकती है। इसका कोई फिक्स नहीं होता। हो सकता है कि आधी रियलिटी और आधी इमेजिनेशन हो सकता है कि पूरी इमेजिनेशन हो। ये राइटर के दिमाग पे निर्भर करती है कि वो क्या सोच रहा है उस समय। दूसरा पॉइंट आता है द स्टोरी एंड कैरेक्टर्स आर मेड अप ऑफ राइटर्स इमेजिनेशन। जो भी स्टोरी बनेगी, जो भी राइटर्स कैरेक्टर्स बनेंगे, वो किस पे बेस्ड होंगे? राइटर के इमेजिनेशन पे। और अ प्लॉट कैन बी बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट एंड द कैरेक्टर्स कैन बी इंस्पायर्ड बाय द रियल पर्सन। जो भी कैरेक्टर्स हैं, हो सकता है कि वो किसी की रियल लाइफ पे बेस्ड हो सकता है कि वो राइटर के इमेजिनेशन पे बेस्ड हो। ठीक है, तो इसका कोई वो नहीं है, पर ये सब आपको लिखना है। उसके बाद आता है इट इज़ एज यूजली रीड फॉर इंजॉयमेंट लाइक नॉन फिक्शंस वो चीज़ें होती हैं जिनका हम पढ़ते हैं सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए। ठीक है, अपने इंटरटेनमेंट के लिए हम पढ़ते हैं। विच इज़ रीड फॉर फैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, जिसको हम पढ़ते हैं सिर्फ फैक्ट्स के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए ही पढ़ते हैं। वन ऑफ द अदर हैंड अ गुड पीस ऑफ फिक्शन बेस्ट लेक्चर विल ऑलवेज गिव सम नॉलेज टू इट्स रीडर। अगर एक अच्छा लेक्चर, अच्छा फिक्शन पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें क्या मिलेगा? आपको नॉलेज मिलेगी। नेक्स्ट आता है कि इट इज़ रिटन विद अ मैसेज द राइटर वांट्स टू गिव टू हिज हर स्टोरी एज अ रीडर एंड एज अ स्टूडेंट वन नीड टू रीड एंड एनालाइज द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द मैसेज गिवन बाय द रीडर। अब हर एक नावल में आपको एक मैसेज मिलता है। ठीक है, वो मैसेज राइटर के द्वारा दिया गया होता है। आपको बस आपको उस मैसेज को समझना है पढ़ के। ठीक है, कि क्या बताना चाहती है आखिर ये स्टोरी। आप उस मैसेज को मोरल नॉलेज भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है वर्क ऑफ फिक्शन कैन बी
irrelevant and complex. However, the basic element of fiction will remain in fact and someone can use them to understand any piece of fiction writing. ठीक है, फिक्शन राइटिंग में आप देखें तो फिक्शन राइटिंग में सबसे पहले आपको मिलेगा, हो सकता है कुछ कंटेंट ऐसा हो जो कि उस स्टोरी से रिलेटेड ना हो या फिर उसका कोई महत्व ही ना हो, ठीक है, बट फिर भी आप उसको पढ़ते हैं, ये उसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं. फिक्शन विल रिमेन इन फैक्ट एंड वन कैन यूज़ देम टू अंडरस्टैंड एनी पीस ऑफ राइटिंग. फिक्शन राइटिंग कोई भी उसको पढ़ के समझ सकता है कि फिक्शन राइटिंग किस प्रकार की जाती है. आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एलिमेंट ऑफ फिक्शन. फिक्शन के क्या क्या एलिमेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम्स में, तो आप इसको ध्यान से सुनिए. जो फिक्शन है उसके 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन की जगह फिक्शन आएगा. तो फिक्शन के 6 मेन एलिमेंट्स हैं जिनको आप हर लिटरेचर में ध्यान से पढ़ सकते हैं या फिर आप एनालाइज करके उसे समझ सकते हैं. पहला है कैरेक्टर्स. अ कैरेक्टर कैन बी बेस्ड ऑन रियल ह्यूमन बीइंग और इट कैन बी कम्प्लीटली इमेजिनरी. जो भी नॉवल में कोई कैरेक्टर होगा, हो सकता है वो पूरी तरह इमेजिनरी हो सकता है वो किसी एक ह्यूमन पर्सन पर बेस्ड हो, ठीक है. द राइटर नीड्स टू डिस्क्राइब ऑल द कैरेक्टर्स टू द रीडर टू इमेजिन देम वाइल रीडिंग, ठीक है. तो राइटर का क्या काम है, सबसे पहला काम यह है कि वो एक एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करे टू द रीडर से, ताकि रीडर जब पढ़ रहा हो किताब नॉवल को तो वो उन कैरेक्टर्स को अपने दिमाग में इमेजिन कर सके कि वो इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है. रीडर्स कैन ईजिली रिमेंबर दोज कैरेक्टर्स टू whom they can relate. It means the reader can understand the choice they made in the story. ठीक है, तो जो रीडर है वो बड़े आराम से कैरेक्टर्स को याद कर सकता है. अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि कैरेक्टर को जब वो याद कर लेता है तो वो समझ जाता है कि कैरेक्टर क्या चॉइस कर रहा है बुक में, ठीक है, कैरेक्टर की क्या चॉइस है बुक में, रीडर उन्हें ध्यान से अंडरस्टैंड कर सकता है. दे मेड इन स्टोरी. Characters are equally important as plot as them theme make a book popular as the best seller. ठीक है, जो भी कैरेक्टर है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक प्लॉट और थीम इम्पोर्टेंट है किसी राइटिंग में, ठीक है. उसके बाद आता है आपका प्लॉट. प्लॉट क्या होता है, एक किताब को लिखने का सीक्वेंस होता है, ठीक है, पहले ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला, इस प्रकार का जो सीक्वेंस होता है उसको कहते हैं प्लॉट. इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट इन विच द नरेटर टेल द स्टोरी. ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स कह सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ कह सकते हैं जिसके थ्रू नरेटर जो कि हमें स्टोरी बता रहा है वो हमें स्टोरी बताता है. एवरी फिक्शनल वर्क हैज़ अ प्लॉट. द सेम स्टोरी कैन बी टोल्ड इन डिफरेंट प्लॉट्स मीन्स विद द डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स. कोई भी स्टोरी या फिर कोई भी नॉवल को हम डिफरेंट वेज में बता सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग. Different sequence of incidents. Any plot can be divided into basic narrative structure. हम किसी भी प्लॉट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला जो पार्ट आता है where and how the scene is set, the character are introduced to the reader. पहला जो सीन आता है वो आता है कि किस प्रकार कैरेक्टर्स को रीडर से इंट्रोड्यूस किया गया. दूसरा पॉइंट आता है what is the main conflict in the story which needs to be resolved. दूसरा आता है कि उस पूरी की पूरी स्टोरी में जो मेन कॉन्फ्लिक्ट या आप कह सकते हैं मेन परेशानी क्या है और उसको किस प्रकार सॉल्व किया गया. तीसरा आता है आपका हाउ द स्टोरी मूव्स टुवर्ड्स क्लाइमैक्स एंड हाउ इट्स अचीव्ड. कोई भी स्टोरी क्लाइमैक्स की तरफ किस तरह बढ़ रही है, ठीक है, और उसे किस तरह कंप्लीट किया गया, ये तीसरा पॉइंट है. और चौथा पॉइंट आपका आता है हाउ द रेजोल्यूशन हैपन्स एंड द राइटर कंक्लूड द स्टोरी विद नॉर्मल लेसन विद अ मोरल लेसन. और जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कि किस प्रकार राइटर ने स्टोरी का एंड किया और आखिर में क्या मोरल लेसन या फिर मोरल नॉलेज हमें दी. अब आता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप कि किसी भी स्टोरी को लिखते टाइम पॉइंट ऑफ व्यू प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. मेरा अलग है, आपका अलग है पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. तो पॉइंट ऑफ व्यू, द नरेटर टेल्स द स्टोरी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू. इट कुड बी फ्रॉम आवर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. जब भी नरेटर हमें स्टोरी बता रहा है या फिर हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान नरेटर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पहले व्यक्ति का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सेकंड व्यक्ति का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, थर्ड व्यक्ति का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है. सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू की बात की गई है. फिर आता है
स्टोरी कैन बी टोल्ड बाय मैनी पॉइंट ऑफ व्यूज, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक स्टोरी को आप कितने भी तरीक़ों से बता सकते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। सो ही कैन टेल स्टोरी इन देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपनी स्टोरी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं, कोई और आपकी स्टोरी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता है, तो इसमें कोई फिक्स चीज़ नहीं है। फिर आता है सिटिंग, सेटिंग। ऑल फिक्शनल वर्क्स आर सेट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम, स्पेस एंड प्लेस। ठीक है, जो भी फिक्शनल राइटिंग की जाती है, फिक्शनल वर्क किया जाता है, आपने अगर फिक्शनल मूवीज़ देखी होंगी साइंस एंड फिक्शनल, तो उन मूवीज़ में किस टाइम पे क्या सीन शूट किया जाएगा या फिर किस टाइम पे कौन सी जगह पे क्या सीन शूट होगा, ये सब उसमें पहले से ही होता है। तो सेटिंग में ये किया जाता है कि किस समय पे होगा, ठीक है, कहाँ पे होगा और क्या प्लेस होगी, स्पेस कितना है, क्या प्लेस होगी, ये सब उसमें बताया जाता आता है। इट प्रोवाइड्स अ जनरल बैकग्राउंड ऑफ कैरेक्टर्स एंड द प्लॉट एंड हेल्प्स द रीडर टू इमेजिन द स्टोरी इन देयर माइंड वाइल रीडिंग द स्टोरी। ठीक है, किसी स्टोरी को लिखते टाइम एक कैरेक्टर किस प्लेस पे खड़ा है, उसके साथ क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये सब समझाने के लिए सेटिंग की जाती है। ठीक है, राइटिंग के दौरान कैरेक्टर को वो प्लेस दी जाती है और इस प्रकार बनाया जाता है कि रीडर उस चीज़ को अपने ब्रेन में समझ सके कि आखिर क्या चल रहा है और उसे इमेजिन कर सके। ठीक है, रीडर नीड्स टू नो व्हेन द एक्शन विल टेक प्लेस इन द स्टोरी। बस रीडर को इतना पहचानना होता है कि कौन सा एक्शन स्टोरी में कहाँ पे प्लेस ले रहा है। आपका फिफ्थ आता है कि स्टाइल। ईच राइटर हैज़ देयर ओन राइटिंग स्टाइल। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉमन सी चीज़ है कि हर एक व्यक्ति के अपने राइटिंग स्टाइल होता है। हो सकता है वो किसी और लैंग्वेज में यूज़ करता हो, कुछ मिक्स लैंग्वेज यूज़ करता हो, दूसरा वो किस प्रकार के वर्ड्स को यूज़ करता है, एडजेक्टिव, वर्ब्स, इन सब को किस प्रकार यूज़ करता है, ये सब हर एक व्यक्ति का अलग होता है। ठीक है, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, उसका क्रिएटिव आइडिया किस प्रकार का है। फिर आता है आपका थीम। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल वर्क्स इन फिक्शंस आर सपोज टू गिव अ मैसेज टू द रीडर। ठीक है, जितने भी फिक्शन स्टोरीज लिखी गई हैं, फिक्शन मूवीज़ लिखी गई है, उनका बस एक मोरल नॉलेज, मोरल लेसन आखिर में दिया जाता है। ठीक है, द मैसेज इज मेन आइडिया ऑफ फिक्शनल वर्क्स इट एंड इट्स मेन थीम। जो भी फिक्शनल वर्क होता है उसका एक मेन आइडिया होता है, एक मेन थीम होता है। टेक्स्ट कैन हैव मल्टीपल थीम बट देयर विल बी ऑलवेज अ वन सेंट्रल आइडिया नोन एज द टेक्स्ट मेन थीम विच वी नोन एज मोरल आइडिया ऑफ द स्टोरी। ठीक है, हो सकता है किसी स्टोरी में काफ़ी सारे आइडियाज़ हों बट उसका एक मोरल आइडिया होता ही है आखिर में। तो आप ये फिक्शनल के राइटिंग में लिख सकते हैं। अगर आपसे व्हाट इज़ फिक्शनल एंड फिक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है तो ठीक है, फिक्शन का। फिर हम बात करते हैं बेस्ट सेलर क्या होता है। बेस्ट सेलर रेफर्स टू अ बुक दैट हैव अ हाईएस्ट सेल्स अमंग देयर स्पेसिफिक कैटेगरी और जेनरा। बेस्ट सेलर का मतलब है कि एक ऐसी बुक जो कि अपनी कैटेगरी के अंतर्गत सबसे अधिक सेल की गई है, मतलब सबसे अधिक ज़्यादा बिकी है, वो बुक क्या कहलाती है, बेस्ट सेलर कहलाती है। राइटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द बेस्ट सेलर इफ़ ही शी कीप्स द हाईएस्ट सेल्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, किसी राइटर को आप कह सकते हैं कि ये एक बेस्ट सेलर राइटर है। इसका क्या मतलब है कि उस राइटर की लिखी गई बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है और बहुत ही ज़्यादा बिकी है। इसका एक एग्जांपल है कि हैरी पॉटर, आपने काफ़ी लोगों ने हैरी पॉटर की मूवी देखी होंगी। ठीक है, तो हैरी पॉटर की पूरी बुक सीरीज़ है। अब वो जो बुक सीरीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सेलर कह सकते हैं और उसकी जो राइटर हैं, ठीक है, राइटर जो है J.K. रॉलिंग, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, वो भी एक बेस्ट सेलर राइटर हैं और उनकी जो हैरी पॉटर सीरीज़ है वो बेस्ट सेलर बुक्स में से एक है। When any work is considered popular, it means it is appreciated by the mass and its content has become general knowledge। ठीक है, जब भी किसी व्यक्ति को या फिर बुक को बेस्ट सेलर का बताया जाता है, इसका मतलब है कि उसने अपने कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा मान्यता प्राप्त करी है, पहली बात। दूसरी बात कि उनका जो राइटर है उसने इसको काफ़ी हद तक फेमस किया है। अब यहाँ पे और भी एक उदाहरण है, वो आप समझ सकते हैं कि ऑन द अदर हैंड बेस्ट सेलर कैटेगरी आर बेस्ड ऑन सेलिंग रेट्स ऑफ अ बुक एंड राइटर। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर सोनेट एंड प्लेस माइट नॉट हैव मोर सेलिंग रेट्स देन J.K. रॉलिंग हैरी पॉटर बट दे ऑल्सो आर फेमस। शेक्सपियर द्वारा लिखी गई सोनेट जो बुक है उसको काफ़ी ज़्यादा फेमस है बट वो बेस्ट सेलर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको बुक के रेट्स नहीं मिले। बट वहीं अगर हम बात करें J.K. रॉलिंग द्वारा लिखी गई हैरी पॉटर, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सेलर है और उसकी बुक रेट्स काफ़ी हद तक हाई है। ठीक है, तो इसीलिए उसे बेस्ट सेलर का अवार्ड या फिर आप कह सकते हैं बेस्ट सेलर बुक
प्रेफर की जाती है। तो ये था आपका फिक्शन बेस्ट सेलर के बारे में बेसिक नॉलेज। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि हमारा जो चैप्टर है द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड, उसके बारे में। ठीक है, उसके नोट्स पे वक्त चल रहा है। जैसे नोट्स कंप्लीट होता है मैं आपको पूरा चैप्टर के नोट अप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम के चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जाके आप उसे ज्वाइन करिए। पुराने नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से पुराने नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं, और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।